नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे मेंसुरेशन और मेंसुरेशन को पढ़ते पढ़ते अपन पहुंच गए थे वर्थ के अंदर। 2D फिगर्स अपनी चल रही हैं जिसमें चतुर्भुज है, आपका त्रिभुज है और वर्थ ये अपन पढ़ लिए थे। अब आज की जो क्लास में है वो इनसे सभी से मिलते जुलते मैं प्रश्न करवाने वाला हूँ। और प्रश्न ऐसे हैं कि वो प्रश्न आजकल इस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जैसे अगर कहे कि भाई आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि करते तो उसके परिमाप में क्या परिवर्तन होगा या उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है ना वो अपन इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, वो हम सभी के लिए करेंगे। और फिर छोटा सा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा 2 क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। समसठ भुज के अगर प्रश्न भी आए हुए हैं तो समसठ भुज के बारे में भी अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में आज की क्लास जो है वो अपन उसमें थोड़ा सा एक अलग से कोणों से संबंधित बात है तो वो भी अपने इसी क्लास में कर लेंगे कि जो बहुभुज होता है उसके अंत और बहिष्कोण जो है उनका भी अपन इसी क्लास में वो करेंगे, क्योंकि उसमें से भी प्रश्न जो है वो खूब मिलते हैं अपने को। तो करते हैं आज की क्लास अपने शुरू। और पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं एक बार वर्थ से शुरू करता हूँ, क्योंकि वर्थ वाले उसमें हमने एक टाइप का क्वेश्चन है वो छोड़ा है। जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, पहला क्वेश्चन है वो है यदि किसी कार के पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो कार द्वारा 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, यानी पहिया कितने चक्कर लगाएगा। 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो पहिया कितने चक्कर लगाएगी ये अपने को देखना है। देखो, जब भी ये प्रश्न पूछे कि क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न खूब आए हुए हैं पीछे उसमें एग्जाम्स में कि जो कार का है या कोई भी पहिया देगा और उसका अर्धव्यास पूछ लेता है, कई बार उसके तय की दूरी पूछ लेता है, कई बार उसकी चाल पूछ लेता है। ठीक है, तो प्रश्न सारे इसी तरीके से होंगे। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले जब भी पहिए की चक्रों से संबंधित बात हो तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी देखनी पड़ेगी अपने को कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। और पहिया एक चक्कर में दूरी हमेशा पहिए की परिधि के बराबर करेगा। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी बराबर होगा पहिए की परिधि। ठीक है, तो एक चक्कर में तय की दूरी निकालनी है तो वो क्या होगी, पहिए की परिधि निकाल दो, वो एक चक्कर में तय की दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहिए का व्यास कितना दे रखा है, यानी व्यास दे रखा अपने को डी दे रखा 42 सेंटीमीटर, तो आर निकालेंगे त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो एक चक्कर में तय की दूरी, एक चक्कर में तय दूरी कितनी आएगी, वो एक चक्कर में तय दूरी जो है ना वो होगी पहिए की परिधि के बराबर, यानी 2 पाई आर। और 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान है अपना 21। कैंसिल कर दो ये जो भी कटे हो तो कितना आ जाएगा 7 या 21। एक बार पढ़ा रहने दो इसको यूँ कहीं। ठीक है, और 2 गुणा 22 गुणा या 2 3 6 बस इतना पढ़ा रहने दो। ठीक है ना, सेंटीमीटर ये आ गई एक चक्कर में तय की दूरी, क्योंकि कटेगा ये कैंसिल कर लेंगे अपन। ठीक है, अब देखो आगे दूरी कितनी दे रखी है अपने को, दूरी दे रखी है अपने को 11 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ परिधि किस में आ रही है, सेंटीमीटर में आ रही है ना, तो या तो इससे दूरी को इस सेंटीमीटर को इसको किलोमीटर में चेंज करो या किलोमीटर को सेंटीमीटर बदल लो। तो मेरे चाह रही है किलोमीटर जो है वो सेंटीमीटर बदलना आसान होगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो ये तो हो गए 11,000 तो हो गए मीटर। ठीक है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो गुणा 100 कर दोगे तो इसका मतलब ये हो गया 11 के आगे और 5 जीरो लगा दो, ये आ गया दूरी। तो ये दूरी आ गई। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा है, चक्रों की संख्या पूछी है ना, तो चक्रों की संख्या, अब चक्रों की संख्या निकालें तो चक्रों की संख्या क्या होगी, कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की दूरी, तो 6 गुणा यानी एक चक्कर में तय की दूरी कितनी है वो एक चक्कर में तय दूरी, और कुल दूरी आ गई अपने पास कितनी 0.5 लगा दो, और 6 गुणा 22, 22 पंजो 110। ठीक है, 1 2 3 4 जीरो बच गए ना, तो ये आ जाएगा अपने पास से 5 और 1 2 3 4 जीरो आगे बटे में 6।
ठीक है। और वैसे भी ये कट गए अपने पास से, मतलब 2 से और कैंसिल हो जाएंगे, तो 25,000/3 आ गया। 3 का भाग दे लोगे इतने चक्कर आ जाएंगे, ठीक है ना, इतने चक्कर आ गए, ठीक है। कई बार ये भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो पूरे चक्कर की संख्या आ जाएगी, या फिर हो सकता है कि मतलब इसमें पूरा भाग जाएगा नहीं, तो 8 अगर भाग देंगे तो ये हो गया अपना 8 या 24, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9.33, मतलब ये हुआ कि 8,433 चक्कर जो है वो लगाएगी, ठीक है। तो ये था एक पर्सन इस प्रकार का। तो ये पर्सन अपने को एग्जाम में मिलता है इस टाइप का। अब देखो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन अपना कि यदि 2 वर्तों के से क्षेत्रफल संबंधित प्रश्न है, एक वो पठन करते हैं अपन। देखो प्रश्न लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन है अपना, यदि 2 वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात है, 2 वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात है अपना 384, चलो कर लेते हैं 441, और बटे में कर लेता हूँ 625, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये है, तो ये कह रहा है कि इनकी परिधियों का अनुपात या परिमापों का अनुपात बताओ कितना हुआ। परिमापों का अनुपात है वो क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न जो है एक बार मैं तरीके से बताता हूँ, फिर है तो छोटा सा एकदम से, ठीक है। यहाँ पर 2 वर्तों के बजाय 2 वर्गों का क्षेत्रफल भी आ सकता था, ठीक है। तो उसका तरीका भी यही होता। देखो वर्त का क्षेत्रफल दे रखा, मतलब एक वर्त तो πr1² है, दूसरा πr2² है, दोनों का अनुपात दे रखा अपने को 441/625। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1/r2 निकालें तो दोनों पर स्क्वायर है, नहीं 441/625। वर्गमूल निकालेंगे तो r1 r2 जो वो कितना आ जाएगा 21/25, ये आ गया r1/r2 का मान, ठीक है। अब इनके परिधियों का अनुपात पूछा है, तो परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा 2πr1/2πr2। एक वर्त की परिधि 2πr1, दूसरी 2πr2, इनका अनुपात कितना आ जाएगा, रखो मान। देखो ये तो कैंसिल हो गए, मतलब r1 r2 तो आएगा, ये r1 r2 तो आएगा, और r1 r2 का मान कितना है 21/25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन परिधियों का जो अनुपात है वो कितना आ गया 21/25 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल में r² था, ठीक है ना, क्षेत्रफल में क्या था r² आया था, r² आता है तो स्क्वायर, इसका मतलब ये स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। बस एक बार अपन इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका बनाते हैं कि अपन को क्या दे रखा है, केवल r² दे रखा है। तो अगर हमें त्रिज्या निकालनी हो तो जो भी दे रखा है क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, त्रिज्या का अनुपात पूछे तो सीधा इसका वर्गमूल निकाल दो। अब त्रिज्या का अनुपात निकल गया, परिधि में क्या होता है 2πr, उसमें तो r की घात एक ही तो आती है, ठीक है। जो त्रिज्या का अनुपात है वही परिधि का अनुपात होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इस प्रश्न का उल्टा भी दे सकता है कि परिधियों का अनुपात दे रखा हो, तो परिधियों का अनुपात दे रखा हो, जैसे परिधियों का अनुपात कह दिया कि 5:6 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात सीधा वर्ग करो, कितना हो जाएगा 25/36, ठीक है। कुछ नहीं निकालना अपने को, सीधा अपन तो ये दिमाग में, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, इस क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है, इसलिए क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर लेंगे। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा और भुजाओं को पूछे तो भुजाओं में घात एक आती है, तो उस समय अपन क्षेत्रफल दे रखा है तो अपन उसका वर्गमूल निकाल दें तो भुजा एक आ जाएगी, ठीक है। तो ये वर्ग के लिए भी है, अगर वर्गों का 2 वर्गों का क्षेत्रफल दे रखा हो और उस समय उसके परिमाप का अनुपात पूछे तो वो भी इस तरीके से निकलेगा। तो मैंने एक प्रश्न बता दिया, इस तरीके से प्रश्न ये निकालने अपने को, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न और करते आगे बड़ा। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या वो, चलो मैं फॉर्मूला बना देते हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई में x% व
चौड़ाई में y% वृद्धि या कमी करने पर क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या आएगा? तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या आएगा? वो आएगा अपना प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस एक्स वाई, ठीक है, और बटे में 100। अब थोड़ा सा देखो, इस सूत्र में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चलो एक बना देता हूँ मैं, एक बार प्लस एक के लिए लिख देता हूँ, प्लस कर देता हूँ प्लस वाई और प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। मैंने क्या किया कि x% की वृद्धि कर दी, x% की उसकी लंबाई में x% और चौड़ाई में y% की वृद्धि कर दी। चलो वृद्धि के लिए कर लेते हैं एक बार, है ना, वृद्धि कर दी। तो क्षेत्र में परिवर्तन क्या होगा? तो क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ कि उसमें लंबाई, किसी आयत की लंबाई में तो 10% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 15% की वृद्धि कर दी, ठीक है ना, वृद्धि का मतलब प्लस, ठीक है, वृद्धि कर दी। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? क्षेत्रफल में वृद्धि होगी भी, ठीक है ना। तो वो क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल में वृद्धि जो है वो कितनी आएगी? 10 प्लस 15 और प्लस 15 गुणा 10 150 और बटे में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये हो गए 25 प्लस 1.5 यानी कि 26.5%। तो उसके क्षेत्रफल में जो है वृद्धि कितनी हो गई? 26.5 की हो गई, ठीक है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 26.5 की। अगर इसी में कह देता कि क्षेत्रफल में लंबाई में भी x% की कमी और चौड़ाई में भी x% की कमी, तो उस समय क्या होता कि x से कमी बता रहा है तो माइनस x% हो गया है, और चौड़ाई में भी कमी है तो माइनस y% हो गया, ठीक है। तो x और y जहां पर है वहां पर माइनस x माइनस y रख दो, ठीक है। तो ये माइनस एक्स हो, ये माइनस एक्स वाई हो गया, और ये फिर माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यही प्रश्न ये कहता कि लंबाई में तो कर दी 10% की कमी और चौड़ाई में भी कर दी 20% की कमी, ठीक है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन है वो क्या होगा कि लंबाई कितनी है, लंबाई में कितनी कमी है? 10%, चौड़ाई में कितनी हुई है? 20%। भाई एक्स और वाई की जगह इस बार लंबाई में जो परिवर्तन, लंबाई और चौड़ाई में जो परिवर्तन है वो माइनस में हो गया, कमी हो रही है, तो माइनस में हो गया, तो माइनस में रख दो। तो एक्स की जगह पर माइनस 10 रखा, वाई की जगह माइनस 20 रखा, और ये हो गया प्लस माइनस का 10 गुणा माइनस का 20 बटे में 100। तो ये कितना हो गया? माइनस के 30 तो ये हो गए, और प्लस माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस हो गए, और 20 गुणा 10 200, 200 में 100 का भाग दो तो आ जाएगा, मतलब ये 28% की क्या हो गई? इसमें कमी हो गई। तो 28% की कमी आ गई क्षेत्रफल में। अगर उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% सॉरी लंबाई में 10% की कमी और चौड़ाई में 20% की कमी करेंगे तो क्षेत्रफल में 28% की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर ऐसे भी बढ़ सकता है कि लंबाई में तो क्या कर दें, लंबाई में तो वृद्धि कर दें। देखो दोनों में वृद्धि करी, दोनों में कमी करी। अब मैं कर रहा हूँ लंबाई में कर दें वृद्धि, 10% की वृद्धि हो गई, और चौड़ाई में कर दें 10% की कमी, ठीक है। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा फिर? तो उस समय क्षेत्रफल में जो परिवर्तन है वो कितना आएगा? क्षेत्रफल में जो परिवर्तन है वो कितना आ जाएगा? जहां पर x और y जो है ना उनमें प्लस है तो प्लस रख दो, और माइनस है वहाँ माइनस रख दो। तो 10 और माइनस y की जगह माइनस 10 और प्लस x की जगह माइनस x की जगह 10 और y की जगह माइनस 10 और बटे में 100। ये तो दोनों कैंसिल हो गई, और प्लस और माइनस गुणा के माइनस 10 10 गुणा 100, 100 में 100 भाग दो तो 1 आ गया। तो क्षेत्रफल में कितनी आ गई? 1% की कमी आ गई, माइनस मारा ना तो 1% की कमी आ गई, ठीक है। अब ये चीज़ फॉर्मूला जो है वो आपका त्रिभुज के लिए भी सही है कि अगर ये कह दे कि उसका आधार और ऊंचाई में बात कर ले, समानांतर चतुर्भुज के लिए बात कर ले कि आधार और ऊंचाई में बात कर ले, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि, तो उन सभी के लिए सही है, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है वो अपना एग्जाम में बनता है। अब देखो अगर प्रश्न में ये कह दे कि वर्ग में बात कर ले कि वर्ग में अगर परिवर्तन, वर्ग के प्रत्येक भुजा में परिवर्तन कर दिया गया, तो वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में लंबाई भी x है और चौड़ाई भी x है, तो उस समय क्या हो जाएगा? x प्लस x इंटू एक्स बटे 100। फॉर्मूला यही है। इसी से क्या बन जाएगा फिर वो कि ये बन जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, ये बन जाएगा, ठीक है। तो एक सूत्र बताया मैंने और सभी सूत्र उसी से बन गए। तो अपने को एक ही याद रखना है कि अगर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई के अंदर x% y% इनकी वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में जो है वृद्धि क्या हो जाएगी? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब कमी के लिए इनमें जहां x है वहां मतलब कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला तो अपने को एक याद रखना है, 2-4 प्रश्न इसके ऊपर सोल्व कर लेंगे तो अपने ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी के लिए अगर जैसे एक
ये तो हो गया आयत के लिए। आयत में आपके चाहे इसमें अगर त्रिभुज की बात करेगा, त्रिभुज में आधार और ऊंचाई की बात करेगा तो उसमें भी ये लागू है। समानांतर चतुर्भुज में आधार और ऊंचाई की बात करें तो उसमें भी लागू है। ठीक है, उस समय आधार है वो अक्ष हो जाएगा और ऊंचाई वो वायु हो जाएगी, तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन एक और है कि क्वेश्चन यदि किसी आयत की लंबाई में x% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि क्षेत्रफल जो है वो समान रहे, क्षेत्रफल बराबर रहे। मतलब पहले जो क्षेत्रफल था ना वही बाद में रहे। ठीक है, तो इसके लिए भी एक छोटा सूत्र याद रख लो कि जो क्षेत्रफल बराबर रखना है तो क्या कमी करनी पड़ेगी, वो कमी जो है ना वो कमी क्या जाएगी 100 गुणा x बटे 100 प्लस x। ठीक है ना, लंबाई में x% की वृद्धि करी गई है तो चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी, वो इसका मान निकाल लो, जो भी आगे आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कि यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल में चौड़ाई में कितनी कमी करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, तो यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में कितनी कमी करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, तो उस स्थिति में क्या आएगा, देखो क्या करना है, कमी करनी है ना, वो कितनी कमी आएगी चौड़ाई में, तो कितनी आ जाएगी 100 गुणा x की जगह 25 कर दो और 100 प्लस x 25, मतलब ये हो गया 2500 बटे में 125। ठीक है, और ये 20% 2 बार कट जाएगा तो 20% आ गया, नहीं उसकी चौड़ाई में 20% की अपने को कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न भी अपन कर सकते हैं। अब देखो एक जो मैं अभी ऊपर वाला जो सूत्र बताया था उसी में अगर हम कहें तो एक सभी के लिए लिख सकते हैं कि 2D के अंदर चाहे त्रिभुज हो, चाहे आपका वर्ग आयत हो, चाहे आपका पंचभुज हो, चाहे समषटभुज हो, ठीक है ना, चाहे समष्टभुज हो, इन सभी के लिए और अगर कहे कि प्रत्येक भुजा में x% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, यानी x परिवर्तन कर रहा है, x% परिवर्तन कर रहा है, माइनस कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, प्लस कर रहा है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में एक सूत्र याद रख लेना कि प्रत्येक भुजा में अगर x% का परिवर्तन कर रहा है ना तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो हो जाएगा x गुणा 2 प्लस x बटे 100। हालांकि वही सूत्र है पहले वाला जो लिखा था उसी में, x और y की जगह पर x करा तो ये बना था। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा के अंदर अगर x% की वृद्धि करे तो ये चीज़ें प्लस में आ जाएगी, और अगर प्रत्येक भुजा में x% की कमी करे तो ये किस में आ जाएगी, फिर माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो x की जगह माइनस में रख देंगे तो उस समय क्या हुआ, क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी अपन याद रख सकते हैं, हालांकि वो उसमें वर्ग से और त्रिभुज से संबंधित प्रश्न अपने ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, अब देखो अपन बढ़ते हैं आगे। देखो एक समषष्टभुज पर प्रश्न आया हुआ है, कई बार प्रश्न पूछा गया इस पर, समषष्टभुज। ठीक है, तो ये तो पता है कि मतलब 6 भुजाओं की से बंद आकृति जो वो समषष्टभुज कहलाएगी, सारी भुजा समान हो। ठीक है ना, तो उस समय जो परिमाप है वो तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि परिमाप तो भाई सारी भुजा समान ही है, तो 6 गुणा भुजा हो जाएगी, ये उसकी भुजा मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ये, ठीक है, ए और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल जगत, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 6 त्रिभुज बनते हैं, संभव त्रिभुज। ठीक है,
तो एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रख लो, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 का है तो 6 से इसको गुणा कर लो, ठीक है, वो आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, बस इतना से याद रख लो कि भाई संभव त्रिभुज को 6 से गुणा करना है। ठीक है, ये तो होगा समचतुर्भुज के लिए। और अगर चलो एक प्रश्न कर लेते हैं यहाँ। क्वेश्चन का तरीका वही होगा कि कहीं परिमाप देगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा, क्षेत्रफल देगा, परिमाप पूछ लेगा। तो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक वर्त के अंदर बनाया गया है समचतुर्भुज के अंदर ने, चलो ये तो चलो लिख ही देते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो सारा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन ये है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 150 √3 सेंटीमीटर है, 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो कह रहा कि जो एक वर्त के अंदर बनाया गया है, जो एक वर्त के अंदर बनाया गया है, जो कि एक वर्त के अंदर बनाया गया है। ठीक है, तो जो कि वर्त के अंदर बनाया गया है, तो कह रहा कि षष्ठभुज के द्वारा न घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करो। षष्ठभुज के द्वारा षष्ठभुज के द्वारा न घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो मैं एक चित्र बनाता हूँ। एक वर्त है और उस वर्त के अंदर बनाया गया एक समषष्ठभुज। इस तरीके से एक चित्र बना लेते हैं अपन, कच्चा चित्र। इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो और इसको मिला दो। अरे सुनो सुनो, 5 ही भुजाएं बनी, तो 5 ही बनी है, तो 6 बनाते हैं। देखो एक तो ये बन गई और ये बन गई और फिर ये बन गई। ठीक है, ये बन गए। और कह रहा कि इनसे नए घिरा हुआ क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, वो अपने को पूछा है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। समषष्ठभुज के अंदर जो ये केंद्र होता ना, अगर इन सभी भुजाओं को मिलाएं तो देखो अपन ने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी थी कि समषष्ठभुज में 6 त्रिभुज बनते हैं, संभव त्रिभुज। देखो देखो बन गए 1 2 3 4 5 और 6 बन गए। और प्रत्येक का क्षेत्रफल जो है ना उसको 6 से गुणा करते हैं तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, तो ये संभव त्रिभुज बन रहे हैं। और ये जो इसकी जो भाई ये अगर त्रिज्या हो तो ये भी संभव त्रिभुज हैं, तो सारी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, तो इसकी जो भुजा है ना वो क्या हो जाएगी? समषष्ठभुज की जो भुजा है वो क्या हो जाएगी? वर्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब कोई दिक्कत है ही नहीं, वर्त के क्षेत्रफल में से और समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, आ जाएगा। ठीक है, तो क्या दे रखा अपने को कि पहले इस समषष्ठभुज के जो क्षेत्रफल दे रखा है इससे अपन निकालेंगे भुजा। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने सूत्र क्या था? 6 गुणा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर और बराबर 150 √3। दोनों तरफ √3 का भाग दिया तो √3 कैंसिल। ठीक है, और अब देखो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 150, ये 4 भाग में है, गुणा में चलाया जाएगा, 6 गुणा में है, भाग में आएगा, तो 25 की 150 और a स्क्वायर बराबर हो गए 100। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया? 10 आ गया। a बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। अब इसमें प्रश्न में अगर ये पूछता कि समषष्ठभुज का परिमाप कितना हुआ तो 6 गुणा भुजा हो जाता, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये वर्त के अंदर बना हुआ है। ठीक है ना, और वर्त के अंदर बना हुआ तो समषष्ठभुज द्वारा न घेरा गया क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना अपने को जो नहीं घेरा हुआ है। तो क्या करेंगे? वर्त के क्षेत्रफल में से और इस षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, सर निकाल देंगे। तो न घेरा गया क्षेत्रफल, न घेरा गया क्षेत्रफल। हालांकि ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ लेकिन उसमें तो अपने को लिखनी है नहीं, अपने को तो केवल आंसर चाहिए, दिमाग में सारी चीज़ें चलेंगी। तो क्या होगा? वर्त के क्षेत्रफल में पाई r स्क्वायर
यानी पाई ए स्क्वायर त्रिज्या ए तो है, और इसका क्षेत्रफल अपने को दे रखा, निकालने की जरूरत नहीं है, 150√3। क्या होगा, पाई का मान 22/7 और ए का मान, ए स्क्वायर का मान कितना, 100 है क्या, तो 100 और -150√3। बस यहाँ तक छोड़ दो। अगर एलसीएम लेकर के थोड़ा सोल्व कर रखा है तो सोल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 2200 और एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम आएगा, तो 15 × 105, 1050√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल जो नहीं घेरा गया क्षेत्रफल है वो आएगा। ठीक है, और अब एक समष्टभुज के लिए एक फॉर्मूला और याद रख लो बस, और कोई ज़्यादा है नहीं, कोई उससे भी कोई प्रश्न नहीं आया है, समष्टभुज से ज़रूर आए हैं प्रश्न। तो समष्टभुज के लिए एक फॉर्मूला याद रख लो, परिमाप तो क्या हो जाएगा, इसमें 8 भुजा होती हैं तो परिमाप क्या हो जाएगा, 8 गुणा भुजा। ठीक है, परिमाप तो ये हो जाएगा। ठीक है, मैं सीधा शॉर्ट में लिख देता हूँ, परिमाप तो इसका क्या हो जाएगा, परिमाप तो हो गया 8 गुणा भुजा। ठीक है, और क्षेत्रफल जो है ना वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होगा 2 गुणा √2 - 1 और 2 + 1 2 प्लस आएगा, 2 गुणा √2 + 1 भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये याद रख लो। हालांकि इसमें प्रश्न कोई देख अभी मिला नहीं है मेरे को, तो कोई जो देखे उसमें आया होगा। ठीक है, आया हुआ नहीं है वैसे तो प्रश्न दे रखे हैं, तो ये प्रश्न अब कर लेना। कोई भी उसमें सहायक बुक उठाओ, उसमें बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, सारे प्रश्न सोल्व करेंगे। सब भी जो 2D के अंदर जितने भी प्रश्न बनने हैं ना, वो सारा जो पढ़ा दिया उससे समझ बनेंगे। बात ये है कि हम उसको पकड़ते किस तरीके से, प्रश्न इसी में बन जाएंगे, उधर का उधर, उधर का उधर, लेकिन क्योंकि इसमें जो चीज़ आनी थी वो तो सारी आ गई। ठीक है, नई चीज़ है क्या फिर, तो नई चीज़ तो प्रश्न तो हिंदी में बनने हैं, तो प्रश्न क्या होंगे उसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रखा होगा, हमें पकड़ना है कि ये पूछना क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये था अपना समष्टभुज। अब देखो एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, जो बहुभुज होता है उसके, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न अपने को देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये उसमें कोणों की जब बात होगी वहाँ कर लेते, लेकिन अभी कर लेते हैं। देखो बहुभुज के अंदर जैसे कोई भी 3 भुजाओं से ज़्यादा, 3 भुजाएं से ज़्यादा जितनी भुजाओं से बंद आकृति है वो बहुभुज कहलाएगी। ठीक है ना, 3 भुजाओं के लिए त्रिभुज नाम दे दिया, 4 के लिए चतुर्भुज दे दिया, 5 के लिए पंचभुज दे दिया, 6 के लिए षष्ठभुज दे दिया। ठीक है ना, ये नाम दे दिए, लेकिन भुजा कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो बहुभुज के अंदर एक तो आता है इसमें अंतःकोण, बस सीधा मुद्दे की बात करते हैं, अंतःकोण। ठीक है, और एक आता है इसका बहिष्कोण, बाह्य कोण या बहिष्कोण। बहिष्कोण, इनके ऊपर प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है ना, अंतःकोण और बहिष्कोण। अंतःकोण जो होता ना, अंतःकोणों का योग निकालेंगे तो का योग। ठीक है ना, कोई भी बहुभुज है उसके अंतःकोणों का योग, अगर उसमें भुजाओं की संख्या n हो तो वो अंतःकोण में अंतःकोणों का जो योग है ना वो आएगा n-2 × 180 डिग्री। ठीक है, तो उसके जो कोणों का योग है ना वो क्या आएगा, n-2 × 180 डिग्री आएगा। ठीक है, और बहिष्कोण जो है, बहिष्कोणों का योग है वो आएगा 360 डिग्री। ठीक है, नहीं तो फिक्स है। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा पहले बहिष्कोण क्या है। देखो मैं जैसे एक ये कर लेता हूँ, चलो एक पंचभुज लिख लेते हैं। ठीक है, ये पंचभुज हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके अंतःकोण अंदर वाले, और बहिष्कोण कौन से होंगे कि इनको भुजाओं को आगे बढ़ा दें, एक ही दिशा में बढ़ानी है सारी। ठीक है, एक ही दिशा में इनको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो देखो यूँ फिर यूँ फिर यूँ, सभी ऐसा नहीं कि इसको इस साइड बढ़ा दिया, इसको इस साइड बढ़ा दिया, फिर थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज जाएगी। तो इन सभी का ये जो कोण है ना ये कहलाते हैं इसके बहिष्कोण। ठीक है, ये बहिष्कोण कहलाते हैं। इन बहिष्कोणों का जो योग है ना वो तो फिक्स है कि वो तो 360 डिग्री आएगा, चाहे कितना ही पंचभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, चाहे आपका कितनी भुजा हो उसमें बहुभुज में। ठीक है, उसका तो योग 360 डिग्री आएगा। और जो अंदर जो कोण बनेंगे ना उनका योग होगा कितना, n-2 और गुणा 180 डिग्री। ठीक है, तो प्रश्न देखो, एक क्वेश्चन जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे दिया मेरे को कि यदि, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, यदि किसी बहुभुज में अंतःकोणों का योग आपका दे दिया, जैसे यहाँ कर लेता हूँ मैं, 900 दे दिया, अंतःकोणों का योग 900 डिग्री दे दिया, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, भुजाओं की संख्या आपने पूछी कितनी आएगी,
तो देखो भुजाओं के अंतःकोणों का योग दे रखा है, अंतःकोणों का योग दे रखा ना, कितना अंतःकोणों का योग ज्ञात करने सूत्र क्या होता है, n-2 × 180 बराबर दे रखा है 900 डिग्री। भाई अंतःकोणों का योग तो ये होता है सूत्र से, तो दे ये रखा है, दोनों बराबर कर लो। तो देखो दोनों साइड 10 का भाग दिया, 0 कैंसिल, 18 × 5 = 90, 5। तो n-2 बराबर कितना आ गया 5, और n बराबर कितना आ गया 5, 2 आगे जाएगा प्लस में जाएगा तो ये हो गया 7। तो n बराबर 7, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई इसमें 7 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से भुजाओं की संख्या देकर के अंतःकोणों का योग भी पूछ सकता है। अब देखो कई बार क्या करेगा वो कि अंतःकोणों का योग न देखे कहेगा प्रत्येक अंतःकोण बताओ कितना होगा। तो देखो प्रत्येक अंतःकोण कोण निकालना है। तो देखो सीधी सी बात है कि भाई n भुजा है, n ही कोण बनेंगे, इन सभी का योग ही आ रहा है, तो प्रत्येक क्या हो जाएगा भाई n ही कोण है तो n का भाग दे दो बस, इसमें और क्या है, बस ये हो गया। प्रत्येक कोण पूछे तो n- जो n का योग है ना उसमें n का भाग दे दो। अगर इसमें 22 कोण में प्रत्येक कोण पूछे तो क्या होगा, प्रत्येक कोण वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटे n। ठीक है, तो एक प्रश्न यहां से बनता है बहुभुज के अंतःकोणों का योग, ये n-2 × 180 डिग्री होगा। ठीक है, 22 कोण 360 योग 360 डिग्री होगा, प्रत्येक निकालना है तो प्रत्येक में n का भाग दे दो। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को थोड़ा सा कर लेने हैं। और अब एक क्वेश्चन चलो और लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन लिखो, यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक कोण 45 डिग्री है तो n का मान उसे भुजाओं की संख्या बताओ कितनी होगी, भुजाओं की संख्या बताओ कितनी होगी, ये पूछिए। ठीक है ना, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है ना, अंतःकोण पूछा है तो प्रत्येक अंतःकोण पूछा तो क्या करें, प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने सूत्र क्या है, n-2 × 180 है तो योग हो गया, n का भाग दे प्रत्येक आ गया, प्रत्येक कोण ये हो गया और ये दे रखा कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो कर लो सॉल्व इसको, n-2 और गुणा 180 और बराबर 45 गुणा n, ये n गुणा में चला गया साइड, 45 का भाग देंगे दोनों साइड, 45 का भाग यहाँ देंगे तो 4 बार कटेगा, यहाँ 45 का भाग देंगे 1 बार कटेगा, और 4 को इससे गुणा करो तो 4n - 8 बराबर n, और n को इस साइड ले आओ तो ये वही 3n। ठीक है, और बराबर 8 हो गया, n बराबर कितना हो गया 8/3, तो n का मान जो है ना वो 8/3 आ गया। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न में क्या पूछा है, अब ऑप्शन के अंदर क्या मिलेगा उसमें कि भुजाओं की संख्या पूछेगा। ठीक है ना, उसमें ऑप्शन में एक तो यही देगा कि भाई जैसे ऑप्शन नहीं दे दिया ए, उसमें कहेगा कि 5, बी दे दिया 7, सी दे दिया कि अनंत, ठीक है अनंत, और डी दे दिया कि संभव नहीं, परिभाषित नहीं, यानी संभव नहीं। अब कौन सा करें, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया कि हमें n बराबर 8/3 तो मिला नहीं इसमें। ठीक है, और हो सकता है कि अनंत की बजाय कहीं 8/3 भी दे दे, ये भी दे दे, ठीक है ये भी दे दे, हालांकि मिलेगा नहीं ऐसा, लेकिन मिल जाए तो अपने दिमाग में तुरंत ही आएगा कि आंसर तो ये होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो हम क्या पूछ रहे हैं, भुजाओं की संख्या पूछ रहे हैं। भुजाओं की संख्या जो हमेशा एक प्राकृत संख्या आएगी। ठीक है, प्राकृत संख्या आएगी 1 2 3 4 5 10 इस प्रकार से आएगी, तो ये बिनों में तो आ ही नहीं सकती, इन पर में संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो ये n है ये संभव ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई बहुभुज संभव ही नहीं है जिसका प्रत्येक कोण 45 डिग्री का हो। ठीक है, तो ये इस टाइप का प्रश्न भी अपने को एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, एक यहीं पर एक और देख लेते हैं, चलो एक कर ही लेते हैं क्वेश्चन और। क्वेश्चन दे रखा है कि किसी बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 60 डिग्री का है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ कितनी होगी, भुजाओं की संख्या बताओ कितनी होगी। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 360/n ही तो होती है, प्रत्येक कोण दे रखा ना, तो प्रत्येक कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो दे रखा वही निकाल लो। प्रत्येक कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 360, तो योग होता है और उसमें n का भाग देंगे, प्रत्येक कोण आ गया, और ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है,
तो 360 बराबर 60 n, और n का मान निकालना तो ये 60 भाग में आ गया साइड, तो 360 बटे 60 बराबर n, 1 0 से 1 0 कैंसिल, n बराबर आ गया 6, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और थोड़ा सा ध्यान रख लें कि आता प्रश्न बहुभुज में विकिरणों की संख्या। ये ज्योमेट्री थोड़ा सा अलग हट गया, लेकिन ये बहुभुज चल रहा तो अभी कर लेते हैं। बहुभुज में विकिरणों की संख्या, बहुभुज में विकिरणों की संख्या, और ये होगी n इंटू n-3/2, जहाँ n होगी भुजाओं की संख्या। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, क्योंकि आजकल प्रश्न थोड़े से टेढ़े पूछे जाने लगे, सीधे प्रश्न नहीं आते परीक्षा में। तो बहुभुज का विकिरणों की संख्या अगर निकालें तो ये आएगी। अब विकिरण होते क्या, देखो जैसे मैं n बराबर 5 लेता हूँ, बहुभुज कौन? पंचभुज। ठीक है ना, पंचभुज में विकिरणों की संख्या, ये प्रश्न हो गया अपना कि भाई पंचभुज में विकिरणों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो पंचभुज में विकिरणों की संख्या मतलब n की जगह 5 करना है। बहुभुज में विकिरणों की संख्या दी है n गुणा n-3/2। ठीक है, या पंचभुज में विकिरणों की संख्या पूछी है तो n की जगह 5 कर दो, 5-3/2, तो 5 गुणा कितना हो जाएगा? 2/2, यानी कि 5 आ गया। तो बहुभुज जो पंचभुज है ना उसमें विकिरणों की संख्या भी 5 होगी। अब कैसे बनेगी वो देखो पहले मैं पंचभुज बनाता हूँ, ये बन गया अपना पंचभुज। ठीक है, अब इसमें विकिरण बनाते हैं। देखो सम्मुख शीर्षों को जोड़ते हैं, विकिरण तो यही तो होता है, 1 विकिरण, 2 विकिरण, 3 विकिरण, 4 विकिरण, और 1 इसको जोड़ दो 5 विकिरण। अब इसके अलावा कोई ज़्यादा सम्मुख शीर्ष अपन मिला ही नहीं सकते, सारे जो संभावना थी वो सारी बन गई। तो ये सारे क्या हो गए? इसके पंचभुज के 5 विकिरण हो गए। तो इसी प्रकार से अगर षष्ठभुज में विकिरणों की संख्या पूछे तो n की जगह 6 कर देंगे, सप्तभुज में पूछे तो 7 कर देंगे। ठीक है ना, हो सकता है उसमें विकिरणों की संख्या देकर भुजाओं की संख्या पूछ ले। ठीक है ना, कि प्रश्न में कह दे कि उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ जिसमें विकिरणों की संख्या 5 है। तो उस समय अपन क्या करेंगे कि विकिरणों की संख्या कहते हैं ना, जो फॉर्मूला ना वो लगाएंगे n×n-3/2, ये लगाएंगे। विकिरण कितने दे रखे हैं वो यहाँ लिखेंगे, n का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो भुजा दे रखे हैं इसका मतलब n दे रखा है, और विकिरण दे रखे हैं n, भुजा पूछ रहा है इसका मतलब n पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे प्रश्न थे, लेकिन ये सारे जो बातें बताई हैं इनमें से प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न बहुत आते हैं, अपने चाहे राजस्थान की एग्जाम हो और चाहे अपनी सेंट्रल की एग्जाम हो, सभी के अंदर इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज अपन 2D को यहीं कंप्लीट करते हैं। सारी चीज़ें बता दी हैं। इसमें जितने भी कोई भी एक सहायक बुक लें जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो, उनको सोल्व करें। ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अपने आप ये चीज़ें सारी वो ईजी हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।